गोइंग टू स्टार्ट विद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 33। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास दो तरह के सबसे पहले हमें जीन्स पता होने चाहिए। एक होते हैं हाउसकीपिंग जीन वो हैं जो कि नॉर्मल सेलर बेसिक सेलर फंक्शन को कोड कर रहे हैं, और रेगुलेटिव जीन जो वो हैं जो कि हमारे पास सर्टन कंडीशन के अंदर ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और सर्टन सेल्स के अंदर लाइक सिर्फ लिवर सेल के अंदर कोई जीन अगर एक्सप्रेस करें तो उनको हम रेगुलेटेड जीन्स कहेंगे। रेगुलेटिंग सीक्वेंसेस होते हैं, रेगुलेटिंग सीक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं? सिस एक्टिंग भी हो सकते हैं, ट्रांस एक्टिंग भी हो सकते हैं। सिस एक्टिंग वो हैं जो कि हमारे पास डीएनए के बने होंगे, डीएनए के अलावा अगर किसी और मॉलिक्यूल के लाइक प्रोटीन के सीक्वेंसेस जो कि रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं तो वो हमारे पास ट्रांस एक्टिंग हो जाएंगे। डीएनए के सीक्वेंस होंगे जो रेगुलेट करें वो सिस एक्टिंग, और जो प्रोटीन के बने हैं वो ट्रांस एक्टिंग। इनके आगे एग्जांपल्स आएंगी। प्रोकैरियोट्स में अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो वो हमारे पास होती है ओपेरॉन सिस्टम के थ्रू। ओपेरॉन सिस्टम के अंदर सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल आती है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन का मतलब लैक्टोज के लिए। लैक्टोज जो है अगर वो प्रेजेंट, लैक्टोज डिग्रेड होता है ग्लूकोज और लैक्टोज के अंदर। अगर हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज नहीं है तो हमने सबसे पहले ओपेरॉन के कंपोनेंट पढ़ते हैं। ओपेरॉन के कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक कैप साइट होती है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइट। एक हमारे पास ऑपरेटर होता है, एक प्रमोटर रीजन होता है जो इसको प्रमोट करेगा इस सारे को। उसके अलावा जीन्स होती हैं लाइक लैक जी, लैक वाई, लैक ए। लैक जी जो है वो हमारे पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए एक्ट करती है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है वो हमारे लैक्टोज को तोड़ेगा, ठीक है। लैक्टोज को तोड़ के हमने क्या बनाना है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ठीक। लैक वाई क्या करेगा? ग्लैक्टोसाइड परमीएज जो कि हमारे पास इसको लैक्टोज को सेल के अंदर लेके आएगा। और लैक ए हमारे पास क्या कराता है? थायोग्लैक्टोसाइडेज ट्रांसएसिटाइलेज, इसकी हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं होती। अब जब हमारे पास लैक्टोज ही नहीं है तो हम उसको ना तो तोड़ना है हमने उसको, ना हमने उसको सेल के अंदर लेके आना है, तो हमने कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक लैक आई जीन है जो कि इनहिबिटर या रिप्रेसर को कोड कर रहा है, उससे रिप्रेसर ट्रांसक्राइब होगा, सिर्फ इसकी एक्टिविटी होगी, रिप्रेसर ट्रांसक्राइब होगा और हमारे पास ये जाके ऑपरेटर के ऊपर बाइंड कर जाएगा। ऑपरेटर के ऊपर जब ये रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा तो हमारे पास कोई भी आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। कैसे? लैक आई से रिप्रेसर जो है वो हमेशा हर फॉर्म में बनता रहेगा, ठीक है। अगर हमारे पास लैक्टोज नहीं है तो ये रिप्रेसर जो है ये जाके ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करेगा और हमारे पास आगे कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अगर हमारे पास ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज है, यानी कि हमने लैक्टोज को तोड़ना है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि कैप साइट के ऊपर ना साइक्लिक एएमपी जाके लगेगी और वो जो है वो प्रमोटर रीजन को एक्टिवेट करेगी, और ये रिप्रेसर के ऊपर जो है एलोलैक्टोज एक हमारे पास को रिप्रेसर है जो कि इसको बाइंड करके रखेगा ताकि ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड ना करे। अब ऑपरेटर के साथ कुछ नहीं बाइंड किया, प्रमोटर के ऊपर आके चीजें बाइंड कर गई हैं। प्रमोटर जब इसको कहेगा कि बनाना स्टार्ट कर दो सब कुछ, तो लैक जी से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का जीन बनेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा, इससे ग्लैक्टोसाइड परमीएज बनेगा, ए से हमारे पास थायोग्लैक्टोसाइडेज ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा, इनका मैसेंजर आरएनए बनेगा, इससे प्रोटीन्स बन जाएंगी और हमारे पास लैक्टोज की ब्रेकडाउन हो जाएगी। कैसे? जब हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है तो साइक्लिक एएमपी जो है वो कैप साइट के ऊपर जाके बाइंड करेगी कैटाबोलाइट एक्टिवेटेड प्रोटीन के ऊपर, और हमारे पास प्रोमोटर पे आके प्रोमोटर्स जो हैं आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच कर जाएगा और हमारे पास यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अंदर रिप्रेसर को कैसे रोकेंगे? एलोलैक्टोज एक को रिप्रेसर है, ये हमारे पास जाके इसके ऊपर अटैच कर देगा और रिप्रेसर को अपने पास रोके रखेगा। अगर हमारे पास ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है तो हमारे पास दोनों काम होंगे थोड़े थोड़े, मतलब ये कि रिप्रेसर तो बनेगा, रिप्रेसर हल्का सा बाइंड भी करेगा और लो मेटाबॉलिक रेट के ऊपर मैसेंजर आरएनए जो है वो बनेगा, थोड़ा थोड़ा बनेगा, थोड़ा नहीं बनेगा। इसके अलावा हमारे पास है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है कि 5 स्ट्रक्चरल जीन को कोड करता है। यहाँ पे हमारे पास 4 थी, 3 तो नॉर्मल थी और एक इनहिबिटर थी। यहाँ पे हमारे पास 5 जीन्स होती हैं। इसके अंदर जहाँ पे हमारे पास मैसेंजर आरएनए पे ना स्टेम लूप स्ट्रक्चर बन जाए तो वो खुद ही टर्मिनेशन हो जाती है। इसकी टर्मिनेशन के हमें ट्रिप्टोफैन ही चाहिए होता है। ट्रिप्टोफैन अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो हमारे पास ये खुद ही अपने ऊपर बाइंड करके ना स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनाएगा और टर्मिनेशन करा देगा। और अगर हमारे पास ट्रिप्टोफैन कम होगा तो हमारे पास स्टेम लूप स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और इसकी टर्मिनेशन भी नहीं होगी। इफ ट्रिप्टोफैन इज प्लेंटीफुल एटेनुएटर ये खुद ही स्टॉप करेगा, स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना के अपने ऊपर ही बाइंड कर जाएगा। अगर ट्रिप्टोफैन कम होगा तो हमारे पास ओपेरॉन जो है वो स्टेम लूप स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा और हमारे पास एटेनुएशन यानी कि स्टॉपेज ऑफ फिनोमेना नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन होती रहेगी। ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है? इन दोनों में कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंजेंट रिस्पांस। स्ट्रिंजेंट रिस्पांस ये है कि हमारे पास अमाइनो स्टारवेशन के अंदर अगर अमाइनो एसिड कम है तो वो हमारे पास रेगुलेट करेंगे इस प्रोसेस को। अगर हमारे पास अमाइनो एसिड कम है तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसका मैकेनिज्म ये है कि अनचार्ज अमाइनो एसिड जो है वो बाइंड करेगा ए साइट पे जब अनचार्ज अमाइनो एसिड बाइंड करेगा तो अलार्मोन सिग्नल बनेगा। अलार्मोन सिग्नल क्या है? हमारे पास टेट्राफॉस्फेट गुआनोसिन टेट्राफॉस्फेट फॉर्म में बाइंड करेगा। इस रिएक्शन से हमारे पास स्ट्रिंजेंट रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। स्ट्रिंजेंट रिस्पांस के अंदर हमारे पास ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। गुआनोसिन जो है वो टेट्राफॉस्फेट बनाएगा। टेट्राफॉस्फेट जो है आगे ना ट्रांसक्रिप्शन होने देगा ना ट्रांसलेशन होने देगा। इसके अलावा कैसे होती है कोऑर्डिनेशन? रेगुलेटिंग राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोमल प्रोटीन क्या है? हमारे पास राइबोसोम का पार्ट है। अगर हमारे पास उन्हीं प्रोटीन की ट्रांसलेशन को अगर हम रोक देंगे जो राइबोसोम को बना रही हैं तो राइबोसोम नहीं होगा तो आगे ट्रांसलेशन भी नहीं होगी। ये जो प्रोटीन्स हैं ये खुद ही अपने आप को इनहिबिट कर लेती हैं अपनी एक्सेस से और ये शाइंडल कार्बन सीक्वेंस पे बाइंड कर जाती है। शाइंडल कार्बन सीक्वेंस पे बाइंड करने से इनकी अपनी सिंथेसिस ही खत्म हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, जिससे हमारे पास राइबोसोमल प्रोटीन कम होंगे, राइबोसोमल आरएनए कम होगा तो हमारे पास ट्रांसलेशन नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास एक है, इसके अंदर ऑपेरॉन्स नहीं होते तो कोऑर्डिनेट रेगुलेशन कैसे होती है? हमारे पास एक सर्किट है ग्लैक्टोज सर्किट, इसके अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट रेगुलेशन होती है। कोऑर्डिनेट रेगुलेशन हमारे पास 2 साइड्स की वजह से होती है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन। डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो है वो हमारे पास इसको डीएनए के साथ अटैच कराती है और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन इसके ट्रांसक्रिप्शन कराती है। अब यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास एक है ग्लैक्टोज सर्किट। ग्लैक्टोज सर्किट के अंदर एक प्रोटीन है, एक जीन है गैल4। गैल4 की जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है वो डीएनए के साथ इसको बाइंड कराएंगी और इसकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन के साथ एक और जीन जो है गैल80 आके अटैच करेगी जो कि इसको रिप्रेस करके रखेगी और ट्रांसलेशन नहीं होने दे रही होगी
ग्लैक्टोज की ट्रांसलेशन नहीं होगी। फिर अगर हमारे पास ग्लैक्टोज कम है, हमने ट्रांसलेशन करानी है, तो गैल 80 को आके गैल 3 बाइंड कर जाएगी और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन ऑफ गैल 4 इज ब्लॉक्ड बाय गैल 80, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। जब हमारे पास गैल 3 जो है ग्लैक्टोज 3 वाली गैल 80 के साथ आके अटैच कर जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन जो है वो फ्री हो जाएगी और हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए बनेगा तो आगे प्रोटीन भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड वन होता है यूकेरियोट्स के अंदर हार्मोन रिस्पांस सिस्टम। हार्मोन रिस्पांस सिस्टम के अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो कि किसके लिए होते हैं, लिपोफिलिक हार्मोन्स के लिए, लाइक स्टीरॉइड, विटामिन डी, थायराइड हार्मोन और विटामिन ए के लिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। जबकि सेल सर्फेस रिसेप्टर किसके लिए होते हैं, जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन वगैरह, ये हमारे पास साइक्लिक एमपी, साइक्लिक जीएमपी के थ्रू एक्ट करते हैं। लाइक कोई भी हमारे पास लिपोफिलिक हार्मोन है लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो इंट्रासेलुलर आएगा, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। वो रिसेप्टर के रिस्पांस एलिमेंट हमारे पास डीएनए के ऊपर होंगे। अब डीएनए को हमने क्या कहा था, ये सिस एक्टिंग जो है रेगुलेटर है, सिस एक्टिंग रीजन है, यहाँ पे आके बाइंड कर जाएंगे अपने रिस्पांस एलिमेंट के ऊपर और इसकी हमारे पास ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास स्टीरॉइड हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेल सर्फेस रिसेप्टर हैं, ये हमारे पास कैसे काम कर रहे हैं, थ्रू सेकंड मैसेंजर। इसमें हार्मोन आएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, साइक्लिक एमपी जनरेट करेगा। साइक्लिक एमपी जो है उसकी एक प्रोटीन है डीएनए के अंदर, क्रैब साइक्लिक एमपी रिस्पांस एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि हमारे पास डीएनए के ऊपर जाके बाइंड करेगी और वहां से इसकी ट्रांसक्रिप्शन कराएगी और इस तरह इंट्रासेलुलर जो हार्मोन सेल सर्फेस रिसेप्टर वाले हार्मोन है इस तरह काम करेंगे। इसके बाद आगे हमारे पास मैसेंजर आरएनए का प्रोसेसिंग और यूज। मैसेंजर आरएनए को हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का मतलब लाइक एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स के सीक्वेंस हैं, रेड वाले एक्सॉन्स हैं जिनको हमने अलग करके मैसेंजर आरएनए बनाना है। अब हमारी मर्जी, हम ये सारे एक्सॉन्स जोड़ दें, थोड़े जोड़ दें, तो हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रोटीन इससे बनती हैं। इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 सारे जोड़ेंगे तो मुकम्मल प्रोटीन बन जाएगी, थोड़े जोड़ेंगे तो थोड़ी प्रोटीन बन जाएगी, प्रोटीन ए, प्रोटीन बी। इस तरह हम डिफरेंट प्रोटीन्स की आइसोफॉर्म्स बना सकते हैं, लाइक ट्रोपोमायोसिन आई, ट्रोपोमायोसिन के 3 सब यूनिट्स होते हैं ना, वो इसी तरह बनते हैं हमारे पास। उसके बाद अल्टरनेटिव पॉलीएडिनाइलेशन, लाइक इसको कहीं से भी कट करके वहाँ पे हम पॉलीएडिनाइल चेन जो है वो अटैच करा दें, किसी भी प्रोटीन को कहीं से भी कट करके वहाँ पे पॉलीएडिनाइल चेन करा दें अटैच, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव पॉलीएडिनाइलेशन। इस तरह हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती हैं, यानी कि एंटीबॉडीज की डिफरेंट टाइप्स बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम स्पेशली। इसके बाद ये कि हम मैसेंजर आरएनए की एडिटिंग कर दें। मैसेंजर आरएनए की एडिटिंग से हम क्या करेंगे कि इसको हम बीच में ही रोक दें। लाइक हमने कहा था कि हमारे पास VLDL के लिए एपोप्रोटीन्स होती हैं। एपोप्रोटीन के अंदर अगर हमारे पास B48 है तो उसमें हम 48% ट्रांसलेशन करके तो इस प्रोटीन को रोक देंगे, इसको हम कहेंगे B48। और अगर 100% ट्रांसलेशन हो जाएगी इसको हम कहेंगे B100। फुल लेंथ जो है वो VLDL के लिए होती है और B48 जो है हमारे पास काइलोमाइक्रॉन्स के लिए होती है। इसके बाद हमारे पास आता है मैसेंजर आरएनए की स्टेबिलिटी। मैसेंजर आरएनए की स्टेबिलिटी के अंदर हमारे पास एक चीज है आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन मेटाबॉलिज्म से ये है कि हमारे पास डीएनए से इसकी एक प्रोटीन होती है ट्रांसफेरिन, उसने बनना होता है। अब हमारे पास ट्रांसफेरिन जो है वो आयरन की ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है। अगर हमारे पास आयरन लो होगी तो हमारे पास क्या होगा कि आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी डीएनए से और हमारे पास ये जाके आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट के ऊपर यहाँ जाके बाइंड करेगी और ट्रांसलेशन को रोक देगी। इसके अंदर ये रोकेगी नहीं, ये इसकी ट्रांसलेशन को कराएगी। आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन, अगर आयरन के लेवल बॉडी के अंदर लो है तो हमने आयरन को इंटेक करना है ना, आयरन को इंटेक करने के लिए हमारे पास ट्रांसफेरिन होनी चाहिए। ट्रांसफेरिन अगर होगी तो ही बनेगा ना, तो ट्रांसफेरिन के लिए हमारे पास आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन आयरन रेगुलेटिंग एलिमेंट के ऊपर डीएनए के ऊपर जाकर अटैच कर जाएगा, वहां से ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर बनेंगे। तो ट्रांसफेरिन बनेगी तो हमारे पास आयरन की बॉडी के अंदर कमी को फुलफिल कर दिया जाएगा। अगर बॉडी के अंदर पहले आयरन हाई है तो हमारे पास आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन नहीं बनेगी, अनबाउंड आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट रहेंगे तो हमारे पास जो TFR या ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स हैं उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा और कोई ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स नहीं बनेगा। इसके बाद हमारे पास आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस के लिए है कि हमारे पास डीएनए से ना पहले प्राई एमआरएनए बनना है, फिर प्री एमआरएनए बनना है। इसके अंदर हमारे पास ड्रोशा सीक्वेंस एक होता है जो कि एंडोन्यूक्लियस है। ये हमारे पास क्या करता है कि रिस्क प्रोटीन जो है ना ये डबल स्टैंडर्ड डाइसर बना देता है, ड्रोशा सीक्वेंस जो है। और ये जो डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस है ये जाके डीएनए से अटैच कर देगा और हमारे पास ट्रांसलेशन को रिप्रेस कर देगा और हमारे पास मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर देगा। मैसेंजर आरएनए को भी डिग्रेड कर देगा, ट्रांसलेशन को भी खत्म कर देगा। क्या ड्रोशा सीक्वेंस से हमारे पास जो है डाइसर बन जाता है। डाइसर एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, ये जाके अटैच कर देगा मैसेंजर आरएनए के साथ और मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर देगा और उसकी ट्रांसलेशन को रिप्रेस कर देगा। इसका मतलब क्या है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसकी वजह से ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगी और मैसेंजर आरएनए भी खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फॉस्फोराइलेशन से भी ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हम एलोंगेशन फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर 2 को फॉस्फोराइलेट करेंगे तो हमारे पास ये इनएक्टिव हो जाता है और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जो है ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होती। इसके बाद डीएनए के डिफरेंट वेरिएशंस की वजह से भी हम जो है इस प्रोसेस को रेगुलेशन कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन की। वो कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले एक्सेस टू डीएनए। इसके अंदर हमारे पास हमने कहा था कि डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की फॉर्म में होता है और इसको हम जो है डीकंडेंस करके कैसे करते हैं, हम हैड प्रोटीन होते हैं लाइक हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज प्रोटीन होते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं कि हिस्टोन के पॉजिटिव चार्ज को ना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए जो होता है वो अनबाउंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। लेकिन हमने इसकी एक्सेस को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं बाय हिस्टोन डीएसिटाइलेज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को दोबारा से रिस्टोर करता है और डीएनए को वापस से क्वाइल करा देता है और उसकी ट्रांसक्रिप्शन को जो है कम कर देता है। इस तरह हम डीएनए को एक्सेस को ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अमाउंट ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ डीएनए भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं बाय जीन एम्प्लीफिकेशन। हम उस जीन की बहुत ज्यादा एम्प्लीफिकेशन करा दें, लाइक पीसीआर के थ्रू हम वो जीन बहुत ज्यादा बना लें और अमाउंट ऑफ डीएनए ज्यादा कर दें। इसके अलावा हम अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, लाइक ये डिफरेंट तरह के हमारे पास अगर जीन है तो हम एक यहाँ से लें, एक यहाँ से लें, एक यहाँ से लें, लाइक दो यहाँ से लें, एक यहाँ से लें, एक यहाँ से लें। इस तरह हम डिफरेंट तरह के जो है कॉम्बिनेशन से अरेंजमेंट ऑफ डीएनए से हम डिफरेंट प्रोटीन बना सकते हैं। इसी वजह से हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बहुत डिफरेंट वैराइटीज की बन सकती हैं, लाइक 10⁻⁹ से 10⁻11 डिफरेंट टाइप्स बनती है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन की सिंगल जीन से।
और मोबाइल डीएनए एलिमेंट होते हैं लाइक ट्रांसपोसोन्स, हमारे पास जीन होते हैं ट्रांसपोसोन्स। ट्रांसपोसोन्स जो है वो एक डीएनए सेगमेंट से दूसरी डीएनए सेगमेंट पे जा सकते हैं। कट पेस्ट भी हो सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी हो सकते हैं। कट पेस्ट का मतलब यहाँ से उठ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे, कॉपी पेस्ट का मतलब यहाँ से कॉपी होकर दूसरी जगह पे जाएंगे, यहाँ पे भी होंगे दूसरी जगह